लेता हूँ। या सो रिगार्डिंग टुडेज सेशन, आज का सेशन जो है वो है आपका स्टेटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपको थोड़ा एक बार प्लान समझा देता हूँ। हमने ये प्लान किया है कि हम लोग अब थोड़ा पैरेलली मूव करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। हमारा गोल है जून तक इस कोर्स को खत्म करना। तो मैं एक्स जी बूस्ट, लाइट जीबीएम और ये सारे एल्गोरिदम्स आपको पढ़ाने वाला हूँ इस मंथ। मैंने डिस्कस किया ही था। और स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस इस मंथ आपके मैं कवर करवाना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने अमन को इनवाइट किया है। अमन से आप मिल चुके हो। अमन ने लास्ट मंथ आपकी एक क्लास ली थी। टॉपिक था एलडीए, शायद आपको याद होगी। तो अमन इज लाइक रियली गुड एट स्टेटिस्टिक्स, और दैट इज वाई मैंने अमन को इनवाइट किया है टू कवर दीज सेशंस ऑन स्टेटिस्टिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो आज का जो सेशन है और अगले जो दो और अगले तीन और सेशंस जो हैं, वो अमन लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्टेटिस्टिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। और या दैट्स इट। अमन, आर यू देयर? यस सर। हाँ अमन, एक बार आप थोड़ा अपना प्लान डिस्कस कर लो, एंड श्योर श्योर 5 मिनट्स में यू कैन स्टार्ट द सेशन। श्योर। सो हाय गाइस, आई थिंक हम लोग पहले मिल चुके हैं। सो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम चार स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं वो क्वेश्चंस अभी बताऊंगा आपको वो कौन से क्वेश्चंस हैं। बट आप पहले इस बात को समझो कि हमारा पर्पस क्या होने वाला है सेशन का। ऑब्वियसली ये पर्पस तो हो गई कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके पास में उस क्वेश्चन का आंसर तो हो गई, आके आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। बट व्हाट आई वांट इज कि एक पूरा एक आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस हैं उनके पीछे की चीजें काम कैसे कर रही है, मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। राइट, सो दैट विल बी माय ट्रू पर्पस टुडे। और इसीलिए आज मैंने कोई भी स्लाइड्स या फिर ऐसा कुछ मैंने अरेंज नहीं किया है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज पूरा प्रॉपर रॉ इंट्यूशन मैथ्स के साथ ना मैं आपको बताऊं। जितना अंदर तक हम जा सकते हैं हम उतना अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊं जो इतने इजीली अवेलेबल नहीं है इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, है ना। सो मैं सबसे पहले लेट्स वेट फॉर 3 मोर मिनट्स। सबसे पहले तो हम लोग सेशन 8:15 पे शुरू करते हैं। ओके। हाँ अमन, 8:15 में स्टार्ट करते हैं। हाँ, 3 मिनट के बाद, क्योंकि फिर मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी तो कुछ लोगों का मिस हो सकता है। श्योर सर।
ओके, सो हम शुरू करते हैं आप अपने सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम कौन से वो 4 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो गाइस, स्क्रीन विजिबल है? एक बार मुझे चैट में बता दो। ओके, सो हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है ना, वो होने वाला है, व्हाट आर मोमेंट्स एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मोमेंट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कि व्हाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, व्हाई वी मेक यूज ऑफ देम। क्वेश्चन थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। जनरली लोग ये पूछ लेते हैं कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट करते हो, तब आप n-1 से डिवाइड क्यों देते हो, जबकि आपको n से डिवाइड देना चाहिए अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू कोरिलेशन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, बेसिकली डिफरेंस बिटवीन पियर्सन एंड स्पीयरमैन, डिफरेंस बिटवीन पियर्सन एंड स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, सो गाइस, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? एक बार मुझे चैट में बताओ। ओके, फाइन। सो हम क्या करने वाले हैं, हम ये तीनों क्वेश्चंस को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट चलेगा, बिकॉज ये तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे में काफी ज्यादा रिलेटेड है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं करूंगा। ओके, मैं बहुत ही फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं इस तरह से रखेंगे इस सेशन को कि फंडामेंटल से स्टार्ट करते हुए मैं आपको इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दूं कि ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन का जवाब देने लग जाए। फाइन। तो फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे पहले इस सवाल का मुझे जवाब बताओ, व्हाई स्टैटिस्टिक्स? व्हाई स्टैटिस्टिक्स? हम पढ़ ही क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिक्स? क्या पर्पस है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का? सो देखो, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, दैट इज कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन इज यूनिवर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यूनिवर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो हमारी पॉपुलेशन होती है, हमें इस पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन बनाने हैं, कुछ पता करना है, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आनी है। यस, टू ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम लार्ज सैंपल। ओके, अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया के एज की बात करूं, तो इंडिया में 140 करोड़ पीपल है, राइट? यू कैन नॉट गो एंड कलेक्ट द डेटा ऑफ 140 करोड़ पीपल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास में कोई ऐसा तरीका है कि आप जाके 140 करोड़ पीपल का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, देन लिटरली आपको स्टैटिस्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज अब आपके पास में एक्चुअल पॉपुलेशन का डेटा, और आप एक्चुअल में चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जितने भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस हैं, जितने भी इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट ये होता नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, सैंपल्स को ड्रॉ करते हैं, बिकॉज इस पॉपुलेशन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स के बारे में पता, हमें सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स के बारे में पता। उन सैंपल्स की हेल्प से हम पॉपुलेशन के बारे में इंफरेंसेस ड्रॉ करते हैं।
इन्फरेंसेस का मतलब कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर। इसीलिए इसीलिए अब मैं एक टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, कि जब भी आप सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हो, जब भी आप सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हो, आप उसको हमेशा एस्टिमेटेड मीन बोलते हो। एस्टिमेटेड मीन, बिकॉज दिस इज द एस्टिमेट ऑफ योर पॉपुलेशन मीन। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम उसकी, बट लगभग और अप्रोक्सीमेट आपको कुछ आइडिया है। दैट इज व्हाट एस्टिमेट मीन। तो सैंपल मीन इज व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो ये एस्टिमेटेड टर्मिनोलॉजी का जहां भी यूज होगा, हम समझ जाएंगे कि हम सैंपल से कुछ निकाल रहे हैं, बट पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके गाइस, क्या यहां तक बात क्लियर है? एक बार मुझे चैट में बताओ। ओके फाइन। अब अब एक एग्जांपल पे जाते हैं। अब एक एग्जांपल पे जाते हैं। आपके पास में लेट्स से एक क्लास का मार्क्स का डेटा है। यू हैव डेटा ऑफ क्लास ऑफ मार्क्स। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स का डेटा है आपको, आउट ऑफ 100 लेट्स से, आउट ऑफ 100 लेट्स से। ओके, आपके पास में लेट्स से 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, आपके पास है 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो क्या किया जा सकता है यहाँ? मेरे को मुझे ये पता करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, कि मुझे ये मालूम है कि लेट्स से आउट ऑफ 100 किसी 10 मार्क्स आए हैं, तो लेट्स से वो 5 पीपल हैं। या लेट्स से किसी के 15 मार्क्स आए हैं, तो वो 10 पीपल हैं। किसी के 30 मार्क्स आए हैं, तो वो लेट्स से 15 पीपल हैं। ओके, किसी के 40 मार्क्स आए हैं, लेट्स से वो वापस से 10 पीपल हैं। तो आई थिंक ये पूरे 15 और 5 20, और लेट्स आउट ऑफ 50 में से 50 जो आए हैं, से 10 पीपल। आई हैव दिस डेटा, दो दिस इज द मार्क्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या इस डेटा क्या हो सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हो सकता है हम पूरे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें 4 या 5 6 हजार बैठे हों, और हमारे पास में सिर्फ 50 का है। ओके, तो ऐसा तो है नहीं है कि उसमें से किसी स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए होंगे, बट हमारे सैंपल में वो 20 वैल्यू नहीं है, राइट? क्या तुम इसको देख करके मुझे ये बता सकते हो कि 20 वाले कितने होंगे? क्या तुम इस डेटा को देख करके ये बता सकते हो, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो 12 वाले कितने होंगे जो हमारे सैंपल में नहीं है? अच्छा, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। नाउ नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन। वीडियो भी फ्रीज हो रहा है। अभी सही आ रहा है क्या? मुझे एक बार बताओ। ओके, ओके फाइन। हाँ, सो प्रॉब्लम समझ में आई क्या? कि मेरे पास सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही डेटा है कि 50 के करस्पॉन्डिंग क्या काउंट है, 10 के करस्पॉन्डिंग क्या काउंट है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 12 के करस्पॉन्डिंग बता दो, 20 के करस्पॉन्डिंग बता दो, डू यू हैव एनी मेथड? सर आई थिंक यू शुड टर्न ऑफ योर वीडियो। ओके, आई थिंक इससे इससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी। बीच में शुरू कर लेंगे। ओके फाइन, मैं वीडियो टर्न ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ओके। अच्छा, अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, हाँ।
सो गाइस मैं ये पूछ रहा था, मुझे इस बात का जवाब दो, क्या आपके पास में कोई ऐसा तरीका है कि मुझे 12 के करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स होंगे ये बताओ, 20 के करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स होंगे ये बताओ? डू यू हैव एनी मेथड फॉर दैट? टेल मी जस्ट इन yes and no. नो, राइट? सो बट हमारी पॉपुलेशन में तो वो होंगे ना, हमारी पॉपुलेशन में तो वो होंगे, राइट? तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पता करना चाहते हैं। इस बात को समझो, हम यहाँ पे क्या पता करना चाहते हैं? हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पता करना चाहते हैं। एंड व्हेन आई से डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन? व्हेन आई से डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आई एग्जैक्टली मीन? अगर मैं इन सारे नंबर्स को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लूं जस्ट बाय डिवाइडेड बाय द जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं क्या पता करना चाहता हूं कि एक्स एक्सिस पे अगर मेरे पास 10 है तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए वाई एक्सिस पे कि 10 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर एक्स एक्सिस पे 11 है तो 11 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास वैल्यूज है और वाई एक्सिस पे उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है। यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। मेक सेंस? यस मौलिक शाह, पीडीएफ ढूंढना है पॉपुलेशन का, उसी को मैं आसान भाषा में बोल रहा हूं कि वी वांट टू फाइंड द पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पॉपुलेशन का बेस्ड ऑन दिस सैंपल। दिस इज व्हाट वी मीन। ओके, अब बात करते हैं ये होगा कैसे। ये होगा कैसे? होगा कैसे? एक तरीका तो ये है पीडीएफ बनाने का कि सिंपल आप क्या करो, सिंपल आप क्या करो, आपके पास 10 के करस्पॉन्डिंग डेटा है, आपके पास 15 के करस्पॉन्डिंग डेटा है, 30 के करस्पॉन्डिंग डेटा है, 40 के करस्पॉन्डिंग डेटा है, 50 के करस्पॉन्डिंग डेटा है। आप सबके करस्पॉन्डिंग आप काउंट्स को ड्रॉ करते जाओ इस तरह से। बट अगेन सेम प्रॉब्लम कि ये डिस्क्रीट है, दिस इज डिस्क्रीट, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो बीच की वैल्यूज के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो यू वांट अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि जो आपको कंटिन्यूअसली बताए कि 10 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी है, 15 के करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी। ओके, सबसे पहले गाइस मुझे ये कंफर्म करो प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई, कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर यहां तक क्लियर है फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम करेंगे कैसे इस चीज। ओके, ओके फाइन। अब मैं अपनी स्क्रीन को हटा रहा हूं, अब मैं दूसरी स्क्रीन लेके आ रहा हूं, ये सब पूरा मैं हटा रहा हूं अभी यहां से। ठीक है, ठीक है फाइन। सो अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट कि हमारी जो पॉपुलेशन होगी, हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक अजम्पशन मान के चलते हैं। और ये अजम्पशन काफी वैलिड भी है बिकॉज इस तरह की प्रोसेस जहां पे हम मार्क्स की बात कर रहे हैं या एक पॉपुलेशन के ओवर एज की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, तो जनरली ये सारी चीजें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती हैं एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज दीज आर नॉर्मल, इसीलिए ये वर्ड हम नॉर्मल का यूज करते हैं। मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूं, बट मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं एक ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि एक पॉपुलेशन के ऊपर मार्क्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, आर यू कन्विंस्ड विद दैट और नॉट? लेट मी नो दिस फर्स्ट। यस, यस मौलिक शाह, यू आर राइट, यस यस। सो फर्स्ट टेल मी, आर यू कन्विंस्ड विद दैट कि मैं पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लूं? यस, एज दे आर रैंडम, यस। सो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मुझे मालूम है कि पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक फंक्शन का यूज करता हूं, राइट? पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक फंक्शन का यूज कर सकता हूं, और वो फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर।
दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। गाइस फर्स्ट लेट मी नो, क्या ये इक्वेशन आपने पहली बार देखी है या ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है? व्हाट इज ई? लबिश, ई इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम वाला जो ई होता है ना, वो ई है ये। यस नितिश, इट यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ फंक्शन। अच्छा, इमेजिन दैट कि आपके पास में सिर्फ अभी ये फंक्शन है, यू डोंट नो कि ये म्यू क्या है और ये सिग्मा क्या है। अभी आपको मालूम है, अभी आपको मालूम है कि म्यू क्या है। म्यू पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सॉरी पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन है म्यू, ये अभी आपको मालूम है। और सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। बट हमारे साथ में प्रॉब्लम तो वही है ना कि पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो मालूम ही नहीं है। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ एक ही सैंपल है। तो ये कैसे फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? मतलब हमको ये पता है कि मार्क्स हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको ये पता है कि जो हमको हमको ये पता है कि जो म्यू एंड सिग्मा है। रविश यू आर राइट, एक्चुअली हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं और सीएलटी से आएगा, बट इसमें एक लेयर और मैं डीप लेके जाना चाहता हूं आप। तो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। हमको ये मालूम है कि हमारे मार्क्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमको ये मालूम है कि उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन जो हमने यहां लिख दी है, और हमको ये मालूम है कि उस इक्वेशन में दो पैरामीटर्स हैं, म्यू और सिग्मा। अबाउट द सिग्मा। अच्छा, अभी अभी आवाज सही आ रही है? अच्छा, इज माय वॉइस राइट नाउ सही है अभी? ओके फाइन। हाँ, ओके। सो अब लॉजिक सोचो कि ये होगा कैसे। तो इसके लिए हमारे पास में, हम इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। हम क्या बोलते हैं इसको? मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। कि हमारे पास में कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ये पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर पाए। तो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है मैक्सिमम लाइकलीहुड फंक्शन, और एक होता है मेथड ऑफ मोमेंट्स, एंड दैट्स वेयर मोमेंट्स कम इनटू द पिक्चर। मोमेंट, मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स पे हम आते हैं। पहले मैं इसके बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, बिकॉज ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है आज, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बट आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि इन दोनों ही मेथड्स का जो पर्पस है, वो सिर्फ और सिर्फ इन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का है, इन पैरामीटर्स को पता लगाने का है। क्योंकि हमारे पास में पॉपुलेशन नहीं है, हमारे पास पॉपुलेशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, एंड वी डोंट नो कि इसकी जगह क्या रखा जाए। तो आप दो मेथड से जाते हो। मतलब आपको भी मालूम है कि हम यहाँ पे सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन रख सकते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जर्नी हुई कैसे, कि पॉपुलेशन मीन से हम सैंपल मीन तक आए कैसे, ये इन दोनों मेथड से निकल के आता है। तो मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जो आप बोल रहे हो कि सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ रख सकते हैं, वो डायरेक्ट रिजल्ट आप बोल रहे हो, वो रिजल्ट का डेरिवेशन पे हम जा। मेक सेंस? ओके। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात मेथड मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन के बारे में करूंगा। भाई एक बात सोचो, एक बात सोचो,
मान लो आपके पास में 3 ऑब्जर्वेशन है मार्क्स की, 50 ऑब्जर्वेशन नहीं है, सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन है मार्क्स की। ओके, तो अगर मैं लेट से ये 20 के करस्पॉन्डिंग आपको पता है, और लेट से आपको 30 के करस्पॉन्डिंग पता है, 40 के करस्पॉन्डिंग पता है। लेट से आपके पास में सिर्फ सैंपल है, सैंपल साइज 3 का, और उसमें 3 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि कितने बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के 30 आए हैं, और कितने बच्चों के 40 आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं 20 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे इस फंक्शन के हिसाब से, तो आप क्या करोगे? P(20) कैलकुलेट कर लोगे। सिर्फ इसमें x की जगह सिर्फ इसमें x की जगह 20 पुटअप करोगे, और पूरा का पूरा ये जो भी कैलकुलेट करोगे आप, वो 20 आने की प्रोबेबिलिटी होगी उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। मेक सेंस? मेक सेंस? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 कितनी हो जाएगी? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। एक्स की जगह मैं 20 डाल दूं, क्योंकि म्यू और सिग्मा तो पॉपुलेशन पैरामीटर से वी डोंट नो। सिमिलरली मैं प्रोबेबिलिटी 30 की कैलकुलेट कर सकता हूं। 30 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। मुकेश, व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर रहा है कि आप इसमें एक्स की वैल्यू दोगे तो ये आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा कि उस एक्स के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने अपने सैंपल में 3 के बारे में लेके आया कि 20 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 30 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 40 के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो मैंने क्या किया कि एक्स की वैल्यू 20 डाली तो मुझे 20 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल गई। मैंने एक्स की वैल्यू 30 डाली तो मुझे 30 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल गई, और 40 डाली तो 40 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिली। ओके, तो सिमिलरली मैं 40 का भी कैलकुलेट कर लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 40 इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर -40 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे एक बात ऐसे सोचो, ये जो 20, 30 और 40, ये जो 3 ऑब्जर्वेशन मुझे मिली है, 20, 30 और 40, ये जो 3 ऑब्जर्वेशन मुझे मिली है, अगर मैं तीनों ऑब्जर्वेशन की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालूं, मतलब थिंक लाइक दैट, ऐसे सोचो कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से आपने 20 को विड्रॉ किया, फिर 30 को विड्रॉ किया, फिर 40 को विड्रॉ किया, तो इस कंबाइंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 30 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 40, बिकॉज ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है ना। ऐसा तो है नहीं है कि 20 के निकाल लेने से 30 पे कोई फर्क पड़ गया है, 30 के निकालने से 40 पे कोई फर्क पड़ गया। तो अगर मैं इस इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालूं, बिकॉज तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। क्या आप लोग मेरे साथ में हो? यहां तक बात क्लियर हुई? आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन यही है। दिस इज योर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कि इन तीनों टर्म्स का आपने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और यही आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो लॉजिक क्या बोलता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बोल रहा है कि ये जो तुमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कैलकुलेट किया है, इसको तुम मैक्सिमाइज करो, इस फंक्शन को तुम मैक्सिमाइज करो, और अपने म्यू और सिग्मा को आइडेंटिफाई कर लो। मतलब बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन जो है, वो अब म्यू और सिग्मा का फंक्शन है ना। भाई, तुम इस टर्म का इंटू करोगे इसके साथ में और इसके साथ में, तो बेसिकली जो फाइनल फंक्शन बनेगा, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा, दैट विल बी फंक्शन ऑफ म्यू एंड सिग्मा। बिकॉज और तो कोई, बाकी सारी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, 1 न्यूमेरिकल है, √2 पाई न्यूमेरिकल है, सिग्मा तो वेरिएबल है ही है, ई न्यूमेरिकल है, और म्यू तो है ही है यहाँ पे। तो बाकी सब न्यूमेरिकल है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, म्यू एंड सिग्मा। तो जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन बन रहा है, जो प्रोबेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो क्या है? वो सिर्फ म्यू एंड सिग्मा का फंक्शन है। दैट इज योर मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। गाइस, मेक सेंस यहां तक कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा म्यू एंड सिग्मा का फंक्शन रहेगा सिर्फ, और इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं होंगे। अब बस छोटा सा लॉजिक है कि म्यू और सिग्मा की वो वैल्यूज
जो इस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें, वही आपकी ऑप्टिमम वैल्यूज है। म्यू एंड सिग्मा की वो वैल्यूज जो कि इस प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे, वही ऑप्टिमम वैल्यूज है। मतलब इट्स लाइक कि आपके पास में एक फंक्शन है म्यू एंड सिग्मा, ठीक है, कुछ कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ 1/√2 पाई, और ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कुछ कुछ आ जाएगा कॉम्प्लिकेटेड सा, बट उसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, म्यू एंड सिग्मा। तो आपको नितेश बोल रहे हैं ऐसा क्यों सर, लेकिन ऐसा इसलिए नितेश, बिकॉज बिकॉज ऐसे सोचो कि तीन ऑब्जर्वेशंस आपके हाथ में आई हुई हैं, 20, 30, 40, और आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर करना है। ओके, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज मल्टीपल वैल्यूज म्यू की हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज सिग्मा की हो सकती है, राइट। तो आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ना है जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो इवेंट आपका हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। दिस इज द लॉजिक। बिकॉज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये बहुत कम प्रोबेबल इवेंट हो, तो बट वो तो फेवरेबल नहीं है बिकॉज ये इवेंट तो हो चुका है ना। तो हम चाहते हैं कि ये इवेंट अगर हुआ है दैट इज अ मोस्ट लाइकली इवेंट, तो हमको वो डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ना है जो इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करे। सर इन सिंपल हाउ टू आंसर इट इंटरव्यू शुड बी हैव टू एक्सप्लेन, नो नो नो, यू डोंट, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज जब अब आपको खुद समझ में आ गया ना ये कर कर आप इंटरव्यू में इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई आपको बोले कि अच्छा बताओ मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या करता है, व्हाट इज दैट, तो सिर्फ सिंपल इतना सा बोलना है कि कैलकुलेट द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी एंड मैक्सिमाइज इट एंड एस्टिमेट योर पैरामीटर्स, दैट्स इट। ये बात हुई मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन की। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बट वाई नेम इज मैक्सिमम, इज देयर एनी, यस मैक्सिमम लाइक्लीहुड इसीलिए तो नेम है, इंट्यूशन नेम में ही है मौलिक। मैक्सिमम लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो बेसिकली आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस ऑब्जर्वेशन के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है। लाइक्लीहुड कम्स फ्रॉम वेयर, और मैक्सिमम मतलब बढ़ाना। गॉट इट? आई थिंक अब आप लोग कन्विंस हो मेरे उससे, मेरे एक्सप्लेनेशन से। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन। तो एक्चुअली ये हमारा मेन टॉपिक था नहीं, मुझे बस जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करना था, इसमें करने को बहुत कुछ है, बट अभी हम इसमें नहीं जाने वाले। हमारा मेन टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। ओके, सो मैं अब इसको क्लियर, स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। अब हम दूसरे मेथड पर चलते हैं कि ये तो एक तरीका हुआ म्यू और सिग्मा निकालने का, दूसरा तरीका है मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। ओके, अच्छा, इनमें से आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, जिनको फिजिक्स के बारे में आइडिया है कि फिजिक्स में मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? फिजिक्स में मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? गाइस एनी आइडिया? जस्ट टेल मी इन यस एंड नो। पढ़ा तो था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नो आइडिया, ओके फाइन। तो मैं बड़ा सिंपल से एक आइडिया देता हूँ, मैं बड़ा सिंपल से एक आइडिया देता हूँ। आई माई सेल्फ वॉज अ फिजिक्स टीचर, मैं एक जमाने में फिजिक्स टीचर था, तो ये कॉन्सेप्ट काफी करीब है मेरे दिल के। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मोमेंट्स इज नथिंग, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रविंद्र सिंह, तुम इंजीनियरिंग में घुस गए, बैंडिंग मोमेंट इंजीनियरिंग में आ जाता है, वो हम बीम की बात करते हैं ना, वहां आ जाता है। डोंट गो इनटू दैट, हम सिंपल मोमेंट की बात कर रहे हैं। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल घर के गेट की बात करते हैं। लेट्स से ये आपका घर है। ना 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 ना, फयाज, ना ना ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, बहुत गलत जा रहे हो। लेट्स से दिस इज योर गेट, ये बंद हो सकता है और खुल सकता है, तो ये गेट की तीन पोजीशंस है। तो बेसिकली यहाँ पे इस गेट का हैंडल है, तो आप इसको खोलोगे तो इस तरह से ये घूम सकता है ना इस हिंज के अबाउट, ये जो गेट है।
ऊपर टॉप से देख रहे हो आप गेट को ऊपर से देख लो, राइट। तो अगर ऐसे सोचो, अगर आप फोर्स यहां लगाते हो गेट को बंद करने के लिए तो कितना इजी होता है गेट को बंद करना, और यहां लगाते हो फोर्स बंद करने के लिए तो कितना टफ होता है गेट को बंद करना। राइट, मेक सेंस, एम आई मेकिंग एनी सेंस? मतलब सेम फोर्स अगर आपने लेट से एफ क्वांटिटी का फोर्स दोनों एंड्स पर लगाया, यहां गेट को बंद करना बहुत बहुत इजी होगा, और यहां आपकी जान निकल जाएगी लेकिन आप बंद नहीं कर सकते। डिफिकल्ट। मेक सेंस? तो कहीं ना कहीं ये बात तो है, कहीं ना कहीं ये बात तो है कि चीजें सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही। यस नितिश, यू आर करेक्ट, ये टॉर्क की वजह से होता है। मैं उसी कॉन्सेप्ट में, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस टॉर्क, यस। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि चीजें सिर्फ फोर्स पर डिपेंड नहीं कर रही। ये आपका जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये गेट घूम रहा है, इस एक्सिस से डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है। एंड दैट्स व्हाट टॉर्क मींस, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स इनटू आर, दैट इज एफ इनटू आर, और इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और इनफैक्ट इसको हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो किसी भी क्वांटिटी में आप डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो मोमेंट बन जाता है। इस बात को समझो, ओके। तो सेम चीज क्या होती है, सेम चीज, सेम चीज अगर आपने सुना हो, एक क्वांटिटी और होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है किसी ने? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नो 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 मौलिक, इट्स नॉट सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इट्स सेकंड मोमेंट ऑफ मास। सेकंड मोमेंट ऑफ मास। क्या मतलब होता है एग्जैक्टली इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? तो बड़े सिंपल सा इंट्रोडक्शन, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सेकंड मोमेंट ऑफ मास हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज मैं इसको कनेक्ट करूंगा आगे स्टैटिस्टिक्स। होता है बड़े ही इजी वे में समझना कि जो मास होता है, फिजिक्स का थोड़ा सा बेसिक्स हम समझेंगे। जो मास होता है, 2 kg या 5 kg हम बात कर रहे हैं, दिस मास इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब एक मास है से 2 kg का, और एक मास है से 5 kg का। आपने दोनों में सेम फोर्स लगाया, और एक मास लेट से एक और मान लेते हैं 500 kg, सब में आपने वन 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 का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन का। तो ये तो फटाफट से भागेगा 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सिलरेशन है ये भागेगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये भागेगा 1/500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ऑलमोस्ट ये भागेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। तो व्हाट आई वांट टू से कि मास क्या होता है, मास मोशन का रेजिस्टेंस होता है, कि कोई भी बॉडी अपने मोशन में कितना रेजिस्टेंस पैदा करेगी सेम फोर्स लगाने। ज्यादा मास होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उसको मूव करने की। कम मास होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रोटेशन के लिए होता है। मतलब सिंपल ऐसे समझो, बस ये लास्ट है फिजिक्स का, इसको हम फिजिक्स खत्म कर रहे हैं। ऐसे समझो इसको कि एक लेट से एक बॉटल है या एक स्टिक है, एक स्टिक है, दिस इज ए स्टिक। अच्छा, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है, या इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं और इस एक्सिस के about घुमाना आसान है? इंट्यूशन से सोच के बताओ कि सेम स्टिक को आपने खड़ा किया और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ओके, और सेम स्टिक को आपने लेटा दिया और फिर इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, डिफिकल्टी कहाँ होगी, 1 और 2 में? ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ होगा घुमाना? इमेजिन करो एक स्टिक है आपके हाथ में, और आप इसको एक इस ओरिएंटेशन में घुमा रहे हो और एक इस ओरिएंटेशन में घुमा रहे हो, ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ होगा? डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ मोने।
ज्यादा डिफिकल्ट एक्चुअल में सेकंड में हो, बिकॉज यहां तो आपको घुमाने के लिए कुछ करना ही नहीं ना, आप सिर्फ पकड़ा और घुमा दिया। बट सेकंड में आपको एक अच्छा खासा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए। सेकंड में आपको अच्छा खासा टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको घुमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो एक्सिस के बहुत पास पास में घूम रहा है, पर यहाँ पे मास जो है वो एक्सिस से बहुत दूर दूर घूम रहा है। सेकंड वाला ज्यादा डिफिकल्ट हो। ओके, तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर, आई थिंक मैं आपको कन्विंस कर पाया इस चीज के लिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ मास ही इंपॉर्टेंट होगा, किस डिस्टेंस पे मास लोकेटेड है वो भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आता है मोमेंट्स के अंदर। अब इसको स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज करते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। मेथड्स ऑफ मोमेंट्स। तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, यस यस यस, तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, मेथड्स ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली लॉ ऑफ लार्ज नंबर से आता है, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, बड़े सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगा कि बेसिकली आप क्या कर सकते हो। आपके पास में कोई भी एक सैंपल है, x1 x2 डॉट 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 xn। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी x की, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी x की, दैट विल बी, दैट विल बी योर सैंपल मीन, सैंपल मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी आपकी एक्स स्क्वायर की, दैट विल बी योर सैंपल का kth मोमेंट, सॉरी सेकंड मोमेंट, दिस इज द सेकंड मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट, सेकंड मोमेंट। मतलब ये जो सैंपल्स की वैल्यूज हैं ये जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आई होंगी उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप इसके फर्स्ट मोमेंट के इक्वल रख सकते हो, इसकी स्क्वायर के एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके सेकंड मोमेंट के इक्वल रख सकते हो। दैट्स व्हाट मेथड ऑफ मोमेंट्स मीन, दैट्स व्हाट मेथड ऑफ मोमेंट्स मीन, ठीक है। मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की कैलकुलेट करने जाऊं, फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या था, वो क्या था, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, दैट वाज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की क्या होगी, ये फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये फंक्शन कुछ कुछ दिख रहा होगा, बट वी डोंट नो कि ये म्यू क्या है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बट ये दिख कुछ ऐसा रहा होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, एक्स स्क्वायर ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स dx माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये, इसको मैं इक्वल रख सकता हूं सैंपल मीन के, और इसको इक्वल रख सकता हूं सैंपल के जो जीरो से डिस्टेंस जो लेकर के हम स्क्वायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन वैल्यूज है 10 12 एंड 15, 10 12 एंड 15, एंड लेट से ये जीरो है, ये जीरो है। तो जब मैं बात कर रहा हूं कि सैंपल मीन को कैलकुलेट करो, तो इसेंशियली मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये 0 से 10 की डिस्टेंस पे, ये 0 से 12 की डिस्टेंस पे है, और ये 0 से 15 की डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस 10 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी योर एक्स बार। जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं 1/n सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट करो, तो मैं बात कर रहा हूं 10 स्क्वायर को कैलकुलेट करो, 13 स्क्वायर को कैलकुलेट करो, 15 स्क्वायर को कैलकुलेट करो। मतलब जीरो से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आप, तो पहले मोमेंट के लिए सिर्फ डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकालना है, दूसरे मोमेंट के लिए डिस्टेंस के स्क्वायर का एवरेज करना है। सिमिलरली अगर मान लो 30
Same will be for skewness and kurtosis also. Yes, Maulik, yes. But here I am talking about a general idea. Skewness and kurtosis का बहुत ही स्पेसिफिक बात कर दी आपने. स्क्यूनेस और कर्टोसिस तक तो जाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस सिर्फ म्यू और सिग्मा को निकालना है, तो हमें सिर्फ दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. हमें सिर्फ दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. तो इस आइडिया को अगर मैं कंसोलिडेट करूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मीन निकालो सबसे पहले. तो ये तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मीन, एक्स पी ऑफ एक्स डीएक्स, और इसको इक्वल रख दो किसके? सैंपल मीन के इक्वल. ठीक है. जब आप ऐसा करोगे, क्योंकि एक्स बार तो आपको मालूम है, क्योंकि एक्स बार तो सैंपल है, सैंपल मीन तो आपको मालूम है, तो आप एक पैरामीटर निकाल सकते हो. सिमिलरली दूसरे पैरामीटर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड मोमेंट निकालो, पी ऑफ एक्स डी एक्स 1/n एक्स स्क्वायर. तो आपके पास में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएगी, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इन दोनों में दो ही अननोन्स है, म्यू एंड सिग्मा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू निकल के आ जाएगी. और व्हाट एंड यू नो व्हाट, ये जो म्यू और सिग्मा निकल के आते हैं ना, वो एक्चुअल में सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आते हैं. ये यहां से पता चलता है कि अच्छा, हम पॉपुलेशन की जगह एक्चुअल में सैंपल मीन का यूज कर सकते हैं, और हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह एक्चुअल में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हैं. ये इन दोनों इक्वेशन से पता चलता है, और ऑब्वियसली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी आपको सेम रिजल्ट निकाल के देता है. तो बेसिकली जो मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, मोर देन स्क्यूनेस, कर्टोसिस और स्टैंडर्ड डेविएशन. नितिश आई विल रिपीट, डोंट वरी. तो मेथड्स ऑफ मोमेंट्स की हम जो बात कर रहे हैं, तो मोर देन स्क्यूनेस, कर्टोसिस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज अ मेथड ऑफ पैरामीटर एस्टिमेशन. इस बात को समझो, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स निकालने के काम में आ रहा है. ये इतनी बड़ी चीज है, और हम सिर्फ स्क्यूनेस और कर्टोसिस वाले पार्ट को एक्सप्लोर करके रह जाते हैं. मैं इस पार्ट को वापस से रिपीट करता हूं, बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिस्कशन. मैं इस पार्ट को वापस से रिपीट करता हूं. फाइन. तो देखो हो क्या रहा है. मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है? मेथड्स ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि भाई तुम अपना फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करो. फर्स्ट मोमेंट, लेट्स से आपके पास में x1 इक्वल टू 10 है, x2 इक्वल टू 15 है, एंड x3 इक्वल टू 20 है. आपके पास ये तीन वैल्यूज है. फाइन. तीन वैल्यूज आपके पास. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ x1 इक्वल टू 10 है, और x1 इक्वल टू 15 और x3 इक्वल टू 20 है, दैट मीन्स ये 0 से 10 की डिस्टेंस पर लोकेटेड है. सिमिलरली x2 0 से 15 की डिस्टेंस पर लोकेटेड है. सिमिलरली ये जो है 0 से 20 की डिस्टेंस पर लोकेटेड. तो वो टाइम, ये इनको वैल्यूज ना देख करके इनको डिस्टेंस की तरह देखो कि 0 से किस डिस्टेंस पर लोकेटेड. अगर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चे के मार्क्स 10 है, तो उसको ऐसे देखो कि वो 0 से 10 तक लोकेटेड है. किसी बच्चे के मार्क्स 15 है, तो 15 डिस्टेंस पर लोकेटेड है. इसको इस तरह से देखो. राइट. तो इसेंशियली मीन कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 10 प्लस 15 प्लस 20/3. 10 प्लस 15 प्लस 20/3. तो इसेंशियली क्या किया तुमने कि तीनों डिस्टेंसेस का एवरेज ले लिया. तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट मोमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट मोमेंट जो है, वो किसके इक्वल होगा? वो सैंपल मीन के इक्वल होगा. मतलब मीन की जब मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. फर्स्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ. ऐसे सोचो कि इंडिविजुअल मास रखे हुए हैं यहाँ पे. तो m1 इंटू 15, m2 इंटू 10, इंटू m2 इंटू 20. यहाँ पे m की वैल्यू 1 मान के चलो, तो 1 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 10, ऐसे करके. तो ये हो जाएगा 1 बाय n x i इक्वल टू 1 से n. दिस विल बी योर फर्स्ट मोमेंट. सिमिलरली सेकेंड मोमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड मोमेंट,
सेकेंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का वापस से, वो होगा सैंपल के सेकेंड मोमेंट की एक्स आई स्क्वायर। मतलब जीरो के रिस्पेक्ट में, जीरो के रिस्पेक्ट में याद करो वो एक्सेस वाला एग्जांपल कि मैंने बोला था कि मास जो है, या जो गेट वाला एग्जांपल था हमारा, गेट की डिस्टेंस, तुम फोर्स की डिस्टेंस इस पॉइंट से ले रहे थे, इस पॉइंट से ले रहे थे, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तुमको जीरो से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है, तुमको जीरो से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से डिस्टेंस पहले पॉइंट की 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अपॉन 3, एंड दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू सेकेंड मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हुई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार प्लीज मुझे यस और नो में बताओ चैट में। क्या यहां तक बात क्लियर हुई है, एक बार मुझे प्लीज क्लियर कर दो। गाइस आर यू देयर? यस, मौलिक इज आस्किंग बट स्क्वायर क्यों लिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, एनी इंट्यूशन लाइक फॉर फर्स्ट वी कैन आल्सो से 1/n इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ मेथड ऑफ साइक्लिंग। ओके, सो मौलिक, लेट अस कंप्लीट दिस। इस सवाल का जवाब मैं आपके कंप्लीट कर लूंगा ना, मैं आपको तब दूंगा, ठीक है? आप क्या पूछ रहे हो, बट स्क्वायर क्यों लिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स? अच्छा, तो बेसिकली स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि ना ही आपका एवरेज सेम होगा, बल्कि उस पर्टिकुलर एवरेज के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होना चाहिए, राइट? स्क्वायर लेने का पर्पज ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी सेम, हम बेसिकली उसके अबाउट जो स्प्रेड है उसको भी सेम रखना चाहते हैं, और स्प्रेड का जो मेजर होता है वो स्क्वायर होगा। बात आई क्या समझ में? यस। अब बात करते हैं, देखो, अगर ये बात क्लियर है यहाँ तक, अगर ये बात क्लियर है, अब इसमें बहुत ही जबरदस्त चीज एक आने वाली है, बहुत जबरदस्त चीज एक आने वाली है। ये थोड़ा सा मैथ्स हैवी होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बट आई एम श्योर ये आपने समझ लिया ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ये एक ऐसी चीज है, बिकॉज जब मैंने इसको समझा था तो मेरे को बहुत मजा आ गया था। मैं कहा यार लोग कैसे सोच लेते हैं ये सब चीजें, मतलब आपको अप्रिशिएट करने पड़ेगी इसकी मैथ्स को, इतनी प्यारी चीज है ये। देखो, देखो, फर्स्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा यहाँ? क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या है, 1/√2 पाई सिग्मा ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फर्स्ट मोमेंट के लिए एक्स का इंटू करना पड़ेगा, डीएक्स, और इसका इंटीग्रल चलाना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सिमिलरली सेकंड मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 1/√2 पाई सिग्मा ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डीएक्स स्क्वायर। और इसको इक्वल रख दोगे तो 1/n आई इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई के, और इसको इक्वल रख दो 1/n आई इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई स्क्वायर के। Once you solve these two equation, you can easily find out your mu and sigma. And that is what your mu जो निकल के आता है ना, वो निकल के आता है सैंपल मीन, मतलब वही ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, यही निकल के आ जाती है। और जो जो सिग्मा निकल के आता है, दैट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट म्यू, अबाउट एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ये यहां से निकल के आता है। पर इस तरह से हमको पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो पैरामीटर है, ये सैंपल का मीन है, और ये जो है, ये ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और डीप में जा सकता हूँ, बट मैं जाना नहीं चाहता। मुझे ये बताना था आप लोगों को कि ये एक्चुअल में इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होता है, बिकॉज ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत ट्रिकी है। बट मैं, डोंट वरी, आई विल नॉट गो देयर।
बट आप इस बात को समझो कि इस तरह से हमारे पास में दो इक्वेशन आ जाती हैं और म्यू और सिग्मा इस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और ये फाइनली जब एक कैलकुलेशन होती है तब ये निकल के आता है। दैट्स व्हाट मेथड ऑफ मोमेंट्स एंड दैट्स व्हाट द रियल यूज ऑफ मोमेंट्स इज। स्क्यूनेस और कर्टोसिस तो एक इंटरप्रिटेशन है मोमेंट का। स्क्यूनेस और कर्टोसिस तो इंटरप्रिटेशन है एक मोमेंट का। मौलिक सिंह आने दो, वी आर रेडी। मौलिक, तुम्हारा एंथुसियाज्म समझ आ रहा है मुझे। बट यस, डेफिनेटली डेफिनेटली हमको भी और क्वेश्चन कवर करने हैं। बट यस, अगर कभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसके इसके डीप में जरूर जाऊंगा कि एक्चुअल में बहुत ही गजब की मैथ्स है इसके अंदर। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक वो देता हूँ, एक एक हिंट दे देता हूँ, यू कैन एक्सप्लोर इट। कि होता क्या है कि इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब देखो कितना खतरनाक दिख रहा है ये इंटीग्रल, कि इंटीग्रल को अपने आप में कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप, और उसमें भी ये फर्स्ट मोमेंट है, ये सेकंड मोमेंट है। तो आप क्या करते हो, आप एक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज करते हो। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? ये एक इस तरह का फंक्शन होता है कि जो आपके मोमेंट्स को जनरेट कर सकता है। आप बोलो मुझे फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा देगा। आप बोलो कि मुझे सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ, तो ये पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है ना, वो उस फंक्शन का आप यूज करके इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो और इसके इक्वल रखते हो, तो खड़ाक से आपका आंसर आ जाता है। बट वो थोड़ा सा डीप है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। बट आई विल डेफिनेटली से, आई विल डेफिनेटली से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक्सप्लोर करो अगर वाकई में इसको और अच्छे से समझना है तो। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, दैट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई पावर एक्स टी। विकिपीडिया पे अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा कि कैसे काम करता है। Why we need two methods, likelihood and moments, for calculating population per? I mean, there are scenarios where one method. Yes, Ravin, that is fine. That is actually a good question. होता क्या है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो आप किसी भी मेथड से पैरामीटर को एस्टिमेट करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब दोनों ही मेथड आपको बोलेंगे कि म्यू सैंपल मीन है और सिग्मा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। बट कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई और तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार सैंपल साइज पर चीजें डिपेंड करते हैं। बड़े सैंपल साइज के लिए कई बार मेथड ऑफ मोमेंट ज्यादा बेटर एस्टिमेट देता है। और कई बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता ही नहीं है, कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर कई बार ये होता है कि आपको जो जहां से डेटा लिया गया है वो किस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है आपको ये भी नहीं मालूम। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का हम यूज करते हैं। बट इन जनरल हमारे जो केस है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों मेथड सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, जनरली ऐसा होता है कि अगर आपको मालूम है कि आपका डेटा किस प्रोसेस से जनरेट हुआ है, किस प्रोसेस से जनरेट हुआ है, तो आप मेथड ऑफ मोमेंट्स को प्रिफर करते हो। ओके, कई बार आपका सैंपल साइज बहुत छोटा होता है, तो कई बार आप मेथड ऑफ उसको यूज करते हो, लाइक्लीहुड फंक्शन को। ओके, सो अगर कोई आपसे बोले अब कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, अब तुम आंसर करना उसको। मोमेंट्स आर एक्चुअली यूज्ड टू एस्टिमेट अ पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। और उसको एक्सप्लेन करना है, ये पूरा इंटरव्यू आपका अलग ही डायरेक्शन में चला जाएगा, ट्रस्ट मी। और मैं इस पे इतना एम्फासिस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, जो आई डोंट थिंक आपने देखा होगा पहले। बिकॉज मोमेंट्स को जनरली हम कनेक्ट करते हैं, ओके फर्स्ट मोमेंट इज मीन, सेकंड मोमेंट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड मोमेंट इज स्क्यूनेस एंड फोर्थ मोमेंट इज कर्टोसिस। बट ये भी तो सोचो, ये तो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये तो सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वैलिड है। तो एक्चुअल में मोमेंट्स का यूज ये होता है। गाइस, क्या पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मुकेश सिंह, मजा आ गया। ओके, चलो फाइन, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो इसको मैं हटाऊं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वापस से सेम क्वेश्चन। हमने अभी तक क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी। हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी।
कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पता लगा, बट जरूरी थोड़ी आप हर बार डिस्ट्रीब्यूशन को ही पता लगाओगे, जरूरी थोड़ी आप हर बार डिस्ट्रीब्यूशन को ही पता लगाओगे, है ना। आप स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग भी करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग भी करते हैं। तो व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल और व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ये समझना पड़ेगा पहले। आपके पास में एक सैंपल है, आपके पास में एक सैंपल है, सैंपल से कुछ इंफॉर्मेशन आप लेके आ रहे हो और इन्फर कर रहे हो पॉपुलेशन को। फॉरगेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ, डिस्ट्रीब्यूशन को भूल जाओ कि हमको अब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना, हमको डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन से कोई मतलब नहीं। अभी आपके पास में एक सैंपल है और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, व्हाट इज द बेस्ट एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, तो क्या हो जाएगा वो सैंपल मीन। बताओ, क्या वो सैंपल मीन होगा ना। यस, वो सैंपल मीन है, दैट इज आवर बेस्ट एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। मुझे एक बात बताओ गाइस, बड़े ध्यान से सोचो और मुझे सिर्फ इतनी सी बात का जवाब बताओ कि तुम्हारे पास में तीन सैंपल्स हैं, तुम्हारे पास में तीन सैंपल्स हैं, लेट्स से इसको एक एग्जांपल के फ्रेमवर्क में हम लेके आ जाते हैं, इसको एक एग्जांपल के फ्रेमवर्क में हम लेके आ जाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम्हारे पास में लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ एवरेज एज की ही मैं बात करता हूँ, चलो ये मार्क्स वाली एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। तो मार्क्स वाला हमने एग्जांपल लिया था, पॉपुलेशन में लेट्स से 5,000 स्टूडेंट्स और 50,000 मान लेते हैं, चलो तीन सैंपल मैंने ड्रॉ किए, तीन सैंपल मैंने यहां से ड्रॉ किए, सैंपल वन, सैंपल टू एंड सैंपल थ्री और सैंपल फोर। मैंने चार सैंपल ड्रॉ किए, तीन नहीं, मैंने चार सैंपल ड्रॉ किए। इसका सैंपल साइज सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, एन इक्वल टू वन, सिर्फ इसमें एक ऑब्जर्वेशन है इस सैंपल कि रैंडमली मैंने इन 50,000 पीपल में से इसी एक रैंडम को पकड़ लिया और हमारा सैंपल बन गया। इसका सैंपल साइज 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका सैंपल साइज 100 ऑब्जर्वेशन है और इसका सैंपल साइज 1,000 ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेटिकली अज्यूम दैट इन चारों ही सैंपल की जो मीन है वो 35 निकल के आए। दिस इज माई वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मॉडल, मीन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मॉडल। मतलब मैंने एक मीन कैलकुलेट किया और चारों सैंपल्स के मीन 35 निकल के आए। पर इसी को मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल दूंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि मैंने चार स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाए एवरेजेस के। तो बस लैंग्वेज की बात है, बट हम कर कुछ नहीं रहे, हम सिर्फ चार सैंपल्स के मीन कैलकुलेट कर, चारों के ही मीन 35 निकल के आए। मुझे एक बात का जवाब दे दो बस, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो और कमेंट में 1 2 3 4 डालना सिर्फ कि कौन सा वाला मीन ज्यादा बेटर है, कौन सा वाला सैंपल का मीन ज्यादा बेटर है जबकि चारों की वैल्यू सेम। फोर, फोर, क्यों, क्यों, इसका रीजन क्या है। मुकेश इज सेइंग थ्री है, मुकेश वाई थ्री, एन इज लार्ज। देखो ये बात, इस बात से तो ये इस बात से तो आप लोग को कन्विंस होना पड़ेगा कि इसका एक क्वांटिटेटिव आइडिया, सॉरी क्वालिटेटिव आइडिया तो है आप लोग को कि जैसे जैसे सैंपल बढ़ रहा है, सैंपल का साइज बढ़ रहा है, दैट इज अ मोर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज अ मोर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो हमारा सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के ज्यादा विसिनिटी में होगा, हो सकता है थोड़ा सा कम हो, ज्यादा हो, एग्जैक्ट नहीं हो, बट बहुत पास में हो। ऑल दो इन सब का सेम है बट स्टिल आपने फोर बोला कि हम इस सैंपल पर रिलाई करेंगे जबकि चारों आपको सेम दे रहे हैं। ऐसा क्यों, आपने इस सैंपल पे क्यों ट्रस्ट किया, बाकी पे क्यों नहीं किया जबकि चारों सेम वैल्यूज दे रहे हैं आपको।
यस, इसी आइडिया को क्वांटिटेटिव सोचना है। क्वालिटेटिव तो समझ आई बात, क्वांटिटेटिव सोचना है इस आइडिया कि मैथमेटिकली इस पूरे आइडिया को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। देखो इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, एक अच्छा स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन सा हो, एक अच्छे मॉडल की पहचान क्या होगी। एक अच्छे मॉडल की पहचान ये होती है कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा होता है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेटा होता है। मतलब आप अगर डेटा को चेंज कर दो फिर भी आपका अंडरलाइंग मॉडल चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर मैं एक दूसरे सेट ऑफ सैंपल लेके आऊं, दूसरे सेट ऑफ सैंपल लेके आऊं, लेट से सैंपल वन, वापस से लेट से सैंपल लेट से 5 6 7 8, में 4 सैंपल और लेके आऊं, वापस से ये 1 साइज का, ये 5 साइज का, ये 100 साइज का, और ये 1000 साइज का, इस वाले सैंपल की गारंटी सबसे कम है ये वापस से अपने आप को रिपीट करेगा, राइट। इस वाले सैंपल की थोड़ी सी ज्यादा है कि ये वापस से अपने आप को रिपीट करेगा, और इस सैंपल में हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वापस से अपने रिजल्ट्स को रिपीट करेगा, ये वापस से अपने रिजल्ट्स को रिपीट करेगा। तो एक अच्छे मॉडल की पहचान क्या होती है, इस बात को समझो। एक अच्छा मॉडल वो मॉडल होता है कि अगर आप सैंपल को चेंज भी कर दो तो भी वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। कि अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल मॉडल चाहे आप इस सैंपल के बेस पे कैलकुलेट करो, चाहे आप इस सैंपल के बेस पे कैलकुलेट करो, वो लगभग सेम होगा। दैट इज द वैलिडिटी ऑफ अ गुड मॉडल। कि आपके सैंपल चेंज हुआ और मॉडल हिल गया आपका, फिर तो कैसा मॉडल है वो। मॉडल का मतलब मॉडल फिक्स है और चीजें उसके अंडर हो रही है। अब इसको ऐसे सोचो, अब इसी आइडिया को सोचना हमको क्वांटिटेटिवली। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं अपने मॉडल को यहाँ सेम रखना चाहता हूँ, इन चारों ही केसेस में अपने मॉडल को सेम रखना चाहता हूँ, यहाँ तो मेरे पास कुछ फ्रीडम नहीं है चेंज रखने की। मतलब जैसे ही मैंने इस पॉइंट को चेंज किया मेरा मॉडल खत्म हो जाएगा, राइट। मैं इसको नो फ्रीडम बोल देता हूँ। मैं यहाँ नो फ्रीडम बोल रहा हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है इस मॉडल के इस पॉइंट को चेंज करने की। मतलब मॉडल के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मॉडल की स्टैटिस्टिकल पावर 0 है। जैसे ही तुमने अपना यहाँ पे पॉइंट को चेंज किया, नया सैंपल इकट्ठा किया, तुम्हारा ये मॉडल खत्म हो गया। मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि जिससे मैं अपने मॉडल को सेम रख पाऊं। यहाँ पे यहाँ पे आउट ऑफ 5 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स को रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूं, बट 1 पॉइंट को लेकर के मुझे कॉन्शियस होना पड़ेगा। 4 पॉइंट की फ्रीडम तो है बट 1 पॉइंट की फ्रीडम नहीं है। 1 पॉइंट मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि मेरा स्टैटिस्टिकल मॉडल ना हिले। तो ये थोड़ा सा बेटर मॉडल है कंपैरिजन में, क्योंकि ये मुझे फ्रीडम दे रहा है, 4 नए पॉइंट्स लेके आ सकते हो तुम और कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ मुझे एक पॉइंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट से आप क्लियर हो कि अगर गिवन मीन है तो एन ऑब्जर्वेशन का गिवन मीन है तो n-1 ऑब्जर्वेशन को चेंज करने की आपके पास फ्रीडम है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से आपके पास है 1 5 और 7 और 10, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। ओके, आपके पास में लेट्स से गिवन मीन है, लेट्स से 8, और 5 ऑब्जर्वेशन लेके आनी है, 5th ऑब्जर्वेशन अगर मुझे लेके आनी है तो मैं 5th ऑब्जर्वेशन मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे 8 मालूम है। मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मेरी 5th ऑब्जर्वेशन x है, तो मैं इन सब के बेस पे कैलकुलेट करूंगा अपना मीन अपॉन 5 और इसको इक्वल कर दूंगा 8 के। तो सिंपली मेरा जो 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगी वो 40 माइनस 22 23 हो जाएगी। दैट मीन्स 70 हो जाएगी मेरी 5th ऑब्जर्वेशन। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज, if you have a given sample mean and if you know n-1 observation, nth observation is not free to vary। वो आपको इस तरह से चेंज करनी पड़ेगी कि आपका सैंपल मीन सेम रहे। तो सिमिलरली यहाँ पे
अगर ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है तो मेरे पास में आउट ऑफ 5 4 पॉइंट्स को चेंज करने की फ्रीडम है। सिमिलरली यहाँ पे 99 पॉइंट्स को चेंज करने की फ्रीडम है, और मुझे सिर्फ एक पॉइंट को इस तरह से वैलिडेट, एक पॉइंट को इस तरह से चेंज करना है कि मेरा मॉडल ना हिले। और यहाँ पे मेरे पास में 999 पॉइंट्स को रैंडमली चूज करने की फ्रीडम है कि मैं आंख बंद करके नए पॉइंट्स लेकर आ सकता हूँ। सिर्फ एक डेटा पॉइंट मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि मेरा मॉडल ना हिले। तो सोचो ये कितने ज्यादा नए पॉइंट्स पर काम कर रहा है सिर्फ एक डेटा पॉइंट को एडजस्ट करके। दैट्स व्हाई दिस इज अ बेटर मॉडल। दैट्स व्हाई दिस इज अ बेटर मॉडल कि आउट ऑफ 1000 डेटा पॉइंट्स आप 999 ऑब्जर्वेशन को चेंज भी कर दे रहे हो, सिर्फ एक पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा चेंज करके आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल नहीं होला। दैट्स व्हाई दिस इज अ बेटर मॉडल। एंड दिस इज दैट इज द मेजर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसी चीज का मेजर है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसी चीज का मेजर है कि आपका मॉडल कितना बेटर है, कितना बेटर नए डेटा पर प्रिडिक्शन कर सकता है खुद बिना चेंज हुए, कितनी कैपेबिलिटी पोजेस करता है वो। दैट इज व्हाट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। अब इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या हो जाती है? नंबर ऑफ independent independent piece of information in a statistical model, right? बट मतलब उसका यही है, हम कहना यही चाहते हैं कि ये इस चीज का मेजर है। गाइस, आर यू कन्विंस्ड? बात समझ में आई कि हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्यों यूज कर रहे हैं? एवरीबडी प्लीज। नितिश, अभिषेक, अस्कन। यस यस यस। बेसिकली इट्स द मेजर। इसको ऐसे समझो, ये बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है अपने आप में, बट इसको सिंपली ऐसे समझना है अपन को कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल कितना नए डेटा पॉइंट्स पर काम कर सकता है, कितना अच्छे से नए डेटा पॉइंट्स पर काम कर सकता है खुद खुद में बिना चेंज हुए। दैट इज व्हाट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन। ओके, फाइन। तो हमने दो क्वेश्चंस कवर कर लिए गाइस। हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और फटाफट से हमारा लेक्चर अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाई वी डिवाइड बाय n-1 when we do calculate standard deviation। हम n-1 से क्यों डिवीजन देते हैं? देखो देखो गाइस, इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक आपके पास पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स है, म्यू और सिग्मा। ये पॉपुलेशन का मीन ऑफ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो जनरली हमको नहीं मालूम होता। एक होता है, आपने एक सैंपल ड्रॉ किया, एक सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? हम यहाँ सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। एस इक्वल टू सैंपल के स्टैंडर्ड, विद इन द सैंपल कितना स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे एक बात बताओ, तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट्स से आपके पास में एन ऑब्जर्वेशन है। लेट्स से आपके पास में एन ऑब्जर्वेशन, तो आप क्या लिखोगे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन? अपॉन एन, बिकॉज एवरेज ऑफ डिस्टेंसेस आई इक्वल टू 1 to n, और एक्स माइनस एक्स बार, बिकॉज आपके पास में पॉपुलेशन का मीन नहीं है, सैंपल का मीन। ये है जनरल आइडिया। फॉरगेट अबाउट दिस n-1। मैं सिर्फ सिंपल आपसे अगर ये पूछूं, फॉरगेट अबाउट दिस n-1, सिर्फ सिंपल आपसे ये पूछूं कि मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताओ। मतलब अगर आपके पास में 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले सैंपल का मीन कैलकुलेट करोगे। लेट्स से ये वैल्यू यहाँ पे कहीं आई है, एक्स बार। फिर हर वैल्यू का हर वैल्यू का इस मीन के साथ में डिस्टेंस कैलकुलेट करके स्क्वायर करते जाओगे, और इस डिस्टेंस का ले लोगे एवरेज।
चूंकि हमारे पास में 10 ऑब्जर्वेशन, हम 10 लेंगे। ये जनरल आइडिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। मेक सेंस? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? बट एक बात तो सोचो, मुझे एक बात यहाँ पे ये सोचो गाइस, क्या वाकई में हमको सैंपल स्टैंडर्ड, सॉरी, सैंपल मीन से अपना, हम ज्यादा सही तरीका तो ये है ना कि हम पॉपुलेशन से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। ज्यादा बेटर तरीका तो वो है ना। आ, अभी मेरी आवाज क्लियर है? मैं वॉइस वीडियो बंद कर लेता हूँ। यस, अभी मेरी आवाज क्लियर है? ओके। हाँ, सो गाइस व्हाट आई एम सेइंग, क्या ये तरीका सही है कि हमको सैंपल मीन से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहिए? ज्यादा सही तरीका तो ये है ना कि हम पॉपुलेशन मीन से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। मेक सेंस? जस्ट टेल मी यस एंड नो। यस, बट बोथ आर सेम ना मौलिक? नो, बोथ आर नॉट सेम। सैंपल मीन इज द एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। पहली बात की थी हमने, हम ये एस्टिमेट है इसका, ये एग्जैक्ट नहीं है। म्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार इज द एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अप्रोक्सीमेशन, और वो अप्रोक्सीमेशन और अच्छा होता जाएगा जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते जाओगे। बट माय पॉइंट हियर इज कि आपके पास में दो पॉइंट्स हैं कि आप, हाँ, सुगाता, आई एम कमिंग टू दिस, होल्ड ऑन, जस्ट आंसर मी दिस फर्स्ट। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? लेकिन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सैंपल मीन सही नहीं। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, गाइस होल्ड ऑन, होल्ड ऑन गाइस, सारी क्वेरीज लूंगा, बस सिर्फ मेरे जवाब का यस और नो में आंसर करो अभी। आप कन्विंस हो या नहीं हो, ये सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। होल्ड ऑन, ठीक है? सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, सब बेटर चीज क्या है कि हमको पॉपुलेशन मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहिए और सैंपल मीन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहिए? फर्स्ट टेल मी दिस। पॉपुलेशन, बिकॉज वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू है। बट अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है 1/n, और ये वाला जो टर्म है x माइनस, लेट्स से अभी मैं इसको c बोल देता हूँ, स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म, ये टर्म जो है मिनिमम होती है जब ये c की वैल्यू सैंपल मीन होती है, क्योंकि n तो कांस्टेंट है, 1/n तो कांस्टेंट है, मतलब अगर 50 का सैंपल साइज है तो फॉरगेट, n इज कांस्टेंट। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, दिस विल बी मिनिमम व्हेन c इज सैंपल मीन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। इस ऊपर वाली टर्म को मैं अभी ये बोल देता हूँ सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस, लेट्स से मैं इसको अभी एसएसटी बोल देता हूँ, और मैं इसको x माइनस सी स्क्वायर बोल देता हूँ, एक्स आई और आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक मैं इस टर्म के बारे में अभी देखना चाहता हूँ। तो व्हाट है, हाँ, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है ना? यस यस यस, वेरिएंस का, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट है, हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो वेरिएंस के लिए काम करेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन के भी काम करेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि आपके पास में लेट्स से तीन ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से तीन ऑब्जर्वेशन है, 10, 15 और 20। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? 10 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस सी का होल स्क्वायर। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो एसएसटी होगा ये सी का फंक्शन होगा अपने आप। ये जो एसएसटी होगा ये होगा, ओके। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं ये एसएसटी किस तरह से चेंज, ये एसएसडी किस तरह से चेंज होगा, व्हाट इज एसएसडी? यस 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 यस, या फॉर एग्जांपल मीन इट विल बी मिनिमम, मैं इसी को प्रूव कर रहा हूं। तो इसको मैं कैसे करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एसएसडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सी, बिकॉज मैं सी को चेंज करके देख रहा हूं कि एसएसडी कहां पे मिनिमम आ रहा है, एंड आई विल पुट इट इक्वल टू 0।
भाई किसी भी फंक्शन का मिनिमा निकालने का तरीका तो यही होता है ना। मेक सेंस? यस। यस। तो निकालो इसका, कैसे निकालेंगे मिनिमम? देखो, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। हमारा एस एस डी क्या था? वन, जस्ट आई इक्वल टू वन से एन तक एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस सी का होल स्क्वायर। सिंपल, इसको सॉल्व करते जाओ। सिंपल एलजेब्रा, एक्स आई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू एक्स सी, माइनस टू एक्स सी। सिग्मा सबके अंदर चल जाएगा। आई इक्वल टू वन से एन तक एक्स आई स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू वन से एन तक सी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू वन से एन तक टू एक्स सी। ओके, तो ओके, फाइन 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 फाइन। हाँ, अब मुझे क्या करना है? डी ऑफ एस एस डी कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी सी। तो जब मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो डी ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट करने लग जाऊंगा। तो ध्यान से देखो, ये टर्म तो सी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ये टर्म तो सी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा। मेक सेंस? और ये क्या हो जाएगा? अ, ये हो जाएगा तुम्हारा, गाइस गिव मी अ मिनट, आई थिंक मैंने कुछ कुछ मिस्टेक किए यहाँ पर। गिव मी अ मिनट। यस, दैट विल बी, देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर एन सी स्क्वायर, तो ये टू एन सी आ जाएगा। दैट विल बी टू एन सी, बिकॉज सी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ये वन से लेकर एन तक का सिग्मा चलेगा, तो टू एन सी आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस टू बाहर निकल के आ जाएगा, टू बाहर निकल के आ जाएगा, और टू सी, और ये आ जाएगा सिग्मा वन इक्वल टू वन से एन तक। ये सी तो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाएगा, एंड ये दिस विल बी एक्स आई। यस, नाउ नाउ वी आर फ्रेंड, नाउ वी आर, एंड आई विल पुट दिस इक्वल टू जीरो। यस यस। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? खट खट खट, इसको खत्म करो, तो सिंपल क्या निकल के आ जाएगा? सी विल बी एक्स आई, आई इक्वल टू वन से एन तक अपॉन एन। तो द पॉइंट हियर इज कि ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये अपना मिनिमा लेगा, ये अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा जब ये सी की वैल्यू जो है ये सैंपल मीन के इक्वल होगी। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर। ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा, तो मतलब अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। वाई एक्सिस पे एस एस डी दिखेगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका जो मिनिमम होगा ये आएगा सैंपल मीन के ऊपर। यहां तक बात अगर गाइस क्लियर है तो एक बार मुझे क्लियर करो, फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, कि अगर मैं एक्स बार के अलावा किसी और वैल्यू पे एस एस डी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो वो मैक्सिमा नहीं होगा, बट ओवर एस्टिमेटेड होगा वो। इस वैल्यू से तो वो ज्यादा ही होगा, जो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू से तो वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि पॉपुलेशन मीन हो सकता है यहाँ पे कहीं हो सकता है यहाँ पे कहीं हो। शुभ, व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमारा एस एस डी है, आई इक्वल टू वन से लेके एन तक एक्स माइनस सी का जो होल स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है, ये मिनिमम वैल्यू लेगी, ये एस एस डी मिनिमा लेगा, मिनिमम पे जाएगा जब सी सैंपल मीन होगा। शुभ, डेरिवेशन मैं थोड़ी देर से अभी लास्ट में कर दूंगा, गिव मी सम टाइम।
क्योंकि इसको बाइंड अप करना फटाफट से। बट मैं फटाफट से, चलो देता हूँ, फटाफट से कर देता हूँ, 1 मिनट का काम है, कोई बात नहीं। देखो एस एस डी विल बी, ये चीज है, आई इक्वल टू 1 एन एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो आई इक्वल टू 1 एन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एक्स सी। सिग्मा अंदर चला दो, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एक्स स्क्वायर, आई, ये आई चलता है यहाँ पे, प्लस आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक सी स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस आई इक्वल टू लेके 1 से लेके एन तक -2 एक्स सी। तो ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये टर्म क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो बेसिकली बेसिकली ये क्या बन जाएगा, एन सी स्क्वायर माइनस, और ये टर्म को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये -2 सी आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एक्स आई। तो ये पूरा जो जो समीशन बन रहा है वो ये बन रहा है। अब तुम ये जो एस एस डी है, इस एस एस डी का डिफरेंशिएशन ले रहे हो सी के अबाउट, तो एन सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 CN, और ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, -2 सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो ये तो हट जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक एक्स आई। और जिसको तुमको जीरो के इक्वल रखना है, बिकॉज तुमको मिनिमा निकालना है, तो डेरिवेटिव तुमको जीरो रखना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम ये करोगे तो सी विल बी, ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन ये है कि जब सी की वैल्यू सैंपल मीन के इक्वल होगी, यानी कि इसके इक्वल होगी, तब एसएसडी मिनिमम वैल्यू लेगी। शुभ, अब बात क्लियर हुई। ओके, फाइन। तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन मीन तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, वो हमेशा ही तुमको ज्यादा वैल्यू देगा जो सैंपल मीन दे रहा है तुमको। तो व्हाट माय कंक्लूजन इज, अब इस बात को समझो। व्हाट माय कंक्लूजन है कि जब भी मैं सैंपल मीन के अराउंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं हमेशा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन को, बिकॉज मुझे पॉपुलेशन मीन के अराउंड करना चाहिए। तो ये जो क्वांटिटी है, जो हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो निकल के आती है 1/n आई इक्वल टू 1 से n x माइनस एक्स आई का स्क्वायर, जब ये एक्स आई सैंपल मीन है तब तो ये अपने मिनिमम पे है ना, तो इसकी तो मैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, बिकॉज ये मिनिमम है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की है, दैट इज द बायस्ड एस्टिमेटर, दैट इज द बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज द बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं ये बोलूंगा। ओके, मेक सेंस। तो इसको अनबायस बनाने का क्या तरीका है, इसको अनबायस बनाने का क्या तरीका है, बिकॉज मैं मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ी सी वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी अगर मुझे इसको अनबायस बनाना है, जो मेरा बायस है वो हट जाए वहां से। मुझे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसका क्या तरीका है, बिकॉज इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो सैंपल मीन ही रहेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो ले दे करके हम पे एक ही चीज बचती है कि मैं एन के साथ कुछ छेड़छाड़ करूं, मुझे इसको बढ़ाना है। तो मैं एन को क्या करूंगा, कम करूंगा, n-1। यस, तो दैट इज वाई जब हम सैंपल मीन के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तब हम n-1 का, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल, दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, अगर थोड़ा सा तुम लोग डीप जाने की अगर इच्छा रखते हो तो।
जाऊं क्या थोड़ा सा डीप? थोड़ा सा मैथ्स आएगी उसके अंदर। मेरे को थोड़ा सा मैथ्स बताने में डर लगता है, मैं बात बताऊं। मतलब मुझे डर अपना नहीं लगता कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं, बट ये लगता है कि जनरली बच्चों का उतना मैथ्स वाला बैकग्राउंड होता नहीं है। ओह, फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा, इस लॉजिक के हिसाब से तो मैं n-2 भी कर सकता हूँ, मैं n-5 भी कर सकता हूँ, मैं n-10 भी कर सकता हूँ, बाय n-1 मैं n-0.5 भी तो कर सकता हूँ। ये वन कहाँ से आया? हैव यू थिंक अबाउट इट? मेरा क्वेश्चन समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, श्योर प्लस नहीं कर सकते। प्लस प्लस नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे तो हम और बायसनेस बढ़ा रहे हैं। ये ऑलरेडी कम है, तुम और कम कर रहे हो इसको। यस, n-2 में लीड टू ओवर एस्टिमेशन, बट रविंद्र मेरा क्वेश्चन ये है, दैट इज, ये रविंद्र का आंसर सही है कि ओवर एस्टिमेट करेगा वो, बट व्हाट माय क्वेश्चन इज, ये हमको पता कैसे चला एग्जैक्टली वन ही होगा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वन एक्सप्लेनेशन, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज वन एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली होता क्या ना, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल, मौलिक, योर आंसर इज करेक्ट कि रियल वर्ल्ड में देख करके हम पता लगा लेते कि वो वन ज्यादा बेटर काम कर रहा है। बट फिर भी एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही। मतलब एक एक एम्पेरिकल प्रूफ अपने आप में एक अलग बात है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि कुछ ना कुछ एक एनालिटिकल प्रूफ तो होगा ही होगा, राइट? सो सिर्फ सिंपल, बड़ा सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका। वो एक्सप्लेनेशन ये है, बड़ा ही सिंपल सा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी, बायस्ड एस्टिमेटर, बायस्ड एस्टिमेटर इक्वल टू सिग्मा माइनस बायस। तो व्हाट आई एम सेइंग अबाउट कि जो हमारा बायस एस्टिमेटर है, मतलब मैंने ये वाली जो क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, 1/n, नॉट n-1, 1/n, बायस एस्टिमेटर की बात कर रहा हूँ। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये जो क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की थी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी कम है पॉपुलेशन से, जो एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, और कितना कम है उसको मैंने बायस के टर्म्स में लिख दिया, बिकॉज ये तो मिनिमम है ना अपना, ये मिनिमम पे है, इससे कम नहीं हो सकती। मेक सेंस? क्या इक्वेशन सेंस बनाती है? ये पॉपुलेशन का एक्चुअल ट्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो बायस होता है ना, ये जो बायस होता है, इस बायस को मैं एक्चुअल में लिख सकता हूं व्हाट, इस बायस को मैं लिख सकता हूं सिग्मा, सिग्मा बाय एन। ये बायस सिग्मा बाय एन होता है। क्यों? ये बायस सिग्मा बाय एन कैसे निकल के आया? ये बायस सिग्मा बाय एन ऐसे निकल के आया कि इमेजिन इमेजिन दैट कि आपके पास में सिर्फ एक सैंपल है, आपके पास में सिर्फ एक सैंपल है, ओके? और तो इसके अराउंड, इसको ऐसे नहीं समझो, इसको होल्ड अ मिनट। इसको समझने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, इसको समझने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, सिंपली इसको ऐसे समझो कि जो हमारा बायस होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अवर सैंपल साइज। बिकॉज जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो बायस कम होती जाएगी, बायस कम होती जाएगी। मतलब आप चाहे एन का डिवाइड दे रहे हो, लेट्स से आप 10,000, आपका सैंपल साइज 10,000 का है, तो चाहे आप 10,000 का डिवाइड दे रहे हो, चाहे आप 9,999 का डिवाइड दे रहे हो, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस।
बट आई एम सेइंग कि बायस का इफेक्ट वहां ज्यादा होगा जहां सैंपल साइज कम है। जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा बायस का इफेक्ट भी कम होता जाएगा, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं वहां से आता है। और जैसे आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो सिग्मा ये आ जाता है n-1 अपॉन n, और ये तो आपका है ही है 1/n, i इक्वल टू 1 से लेके n तक xi माइनस x बार का स्क्वायर। और जैसे आप इसको सॉल्व करने जाते हो n से n खत्म, और ये आ जाएगा n माइनस। दैट इज व्हाट सिग्मा मीन, दिस इज द अनबायस्ड एस्टिमेट। ये एक्चुअल में ट्रू अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रहा है ये पूरी इक्वेशन। दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय n-1। तो हमने इसके तीन एक्सप्लेनेशन देखे, एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला एक्सप्लेनेशन होता ही है, मैंने वो डिस्कस नहीं किया बट वो बहुत कॉमन है, बड़े इजीली कहीं भी मिल जाएगा। एक ये एक्सप्लेनेशन देखा कि बायस एक्चुअली सिग्मा बाय एन के टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। और एक हमने ये देखा कि एक्चुअल में ये अनबायस्ड होता क्यों है, सॉरी ये एक्चुअल में बायस्ड होता क्यों है। एक्स बार के रिस्पेक्ट में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो होता क्यों था, वो दैट वी हैव सीन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसको कवर अप करने के लिए, इसको अनबायस्ड बनाने के लिए हम n-1 का डिवाइड देते हैं। आई थिंक हमने थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन अपना कवर कर लिया। गाइस क्लियर है यहां तक? ओके फाइन। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करने वाले हैं स्पीयरमैन वर्सेस पियर्सन। फॉरगेट अबाउट दीज नेम्स, forget about these names. Guys, give me a minute, just have me some water. Yes, so what I'm saying, forget about these names. Thanks Maulik, that will be a very great help. Okay, so just tell me what a correlation is. कोरिलेशन होता क्या, पहले इस बात को समझो। कोई भी दो वेरिएबल्स हैं आपके पास में, उन दोनों वेरिएबल्स में क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। जब मैं बात कर रहा हूं रिलेशन की, क्या एक के बढ़ने के साथ में दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है, ये एक जनरल आइडिया है कोरिलेशन। ये एक जनरल आइडिया है कोरिलेशन का कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हेल्थ डाइट, और जो जो लोग हेल्थी डाइट लेते हैं और उनके मार्क्स का कोरिलेशन है, मतलब जो हेल्थी डाइट ले रहे हैं जनरली उनके मार्क्स ज्यादा बेटर आ रहे हैं, ठीक है, और जो अनहेल्थी डाइट ले रहे हैं उनके मार्क्स कम बेटर आ रहे हैं। अभी हो सकता है इसमें कोरिलेशन हो, तो दैट इज व्हाट जनरल आइडिया मीन, कि हम बोलते हैं कि अच्छा दो चीजों में कोरिलेशन है, तो हम जनरली सिर्फ यहीं तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि अच्छा एक क्वांटिटी के बढ़ने के साथ में दूसरी क्वांटिटी घट रही है या बढ़ रही है। दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ द कोरिलेशन। अब जब हम डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो जो सबसे पहला कोरिलेशन हम पढ़ते हैं, जाने और अनजाने में, हम पियर्सन कोरिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब यू इमेजिन यू हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, इस तरह का डेटा है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली इस डेटा में एक लीनियर रिलेशनशिप की बात हो रही है। क्या ये डेटा लीनियरली रिलेटेड है या नहीं है? लीनियरली, इस टर्म पे ध्यान देना है, यहाँ पे लीनियरली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या ये डेटा लीनियरली रिलेटेड है या नहीं है, ये बताता है हमको पियर्सन कोरिलेशन। मतलब अगर मेरा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से लेकर के 1 के बीच में होता है, राइट, आई नो दैट कि अगर ये 1 के आसपास है दैट इज इट्स अ वेरी गुड लीनियरली कोरिलेटेड डेटा। बट
थिंक अबाउट दिस डेटा। इस डेटा के बारे में सोचो, इस डेटा के बारे में सोचो तुम जरा। इस तरह का कोई डेटा है आपके पास में, क्या अभी भी यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट अच्छा काम करेगा? ये सोचो। जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स। क्यों? वाई मुकेश, वाई? बट कोरिलेशन तो है ना यहाँ पे, अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे ये तो बताओ। एक्स के एक्स के कम एक्स को तुम अगर देख रहे हो बढ़ाते जा रहे हो तो वाई तो बढ़ ही रहा है ना। यस, यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला था कि लीनियर को पकड़ के चलना है। पियर्सन कोरिलेशन हमको ये बताता है कि कितना लीनियर स्ट्रेंथ अवेलेबल है डेटा के अंदर। बट अगर लीनियर नहीं है बट स्टिल एक कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, दैट्स वेयर स्पीयरमैन कम्स इनटू द पिक्चर। यहाँ मोनोटोनिक की बात हो रही है, मतलब कंटिन्यूसली या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन काम में आता है, यहाँ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट काम नहीं करेगा। यस 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 मुकेश, इट्स नॉट नेगेटिव बट इट इज फार फ्रॉम वन। बट स्टिल अगर ये वन से फार है, बट अगर हम पियर्सन के थ्रू जाएंगे तो हम तो गलत कंक्लूजन करके बैठ जाएंगे। हम तो गलत कंक्लूजन करके बैठ जाएंगे कि यार नहीं नहीं, इनमें कोई अच्छा कोरिलेशन नहीं है। सोचो तुम्हारे पास में 1000 डेटा पॉइंट्स है, दैट्स वेयर स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम्स इनटू द पिक्चर। आप क्या करते हो, मैं आपको सिंपल आइडिया बताता हूँ, सिंपल आइडिया बताता हूँ। यस 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 रविंद्र, स्पीयरमैन एड्रेस लीनियर एंड नॉन लीनियर टू। आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, स्पीयरमैन के अंदर होता वो पियर्सन कोरिलेशन ही है, बट एक छोटा सा चेंज कर देते हो, छोटा सा चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ डेटा पॉइंट्स आप रैंक्ड डेटा की बात करते हो यहाँ पे, रैंक्ड डेटा की बात करते हैं यहाँ पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रैंक डेटा का मतलब क्या हुआ? लेट मी गिव वेरी सिंपल एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये हेल्दी डाइट की बात कर रहा हूँ कि लेट्स से 25 है, ये हेल्दी डाइट। लेट्स से 25 है, लेट्स से 30 है, लेट्स से 32 है, लेट्स से 33 है, लेट्स से 44 है। और यहाँ पे बात हो रही है मान लो मार्क्स की। तो 25 है तो लेट्स से 10 मार्क्स हैं, 30 है तो लेट्स से 100 आ रहे हैं, 32 पे लेट्स से 32 पे लेट्स से 500 जा रहे हैं, 33 पे लेट्स से 800 आ जा रहे हैं, 44 पे लेट्स से 1500 आ जा रहे हैं। इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। तो ये बड़ा ही नॉन लीनियर टाइप का डेटा बनेगा अगर आप इसको प्लॉट करोगे, बिकॉज मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करते, आप रैंक निकालते हो कि इस डेटा में 25 की रैंक क्या है 1, 30 की क्या है 2, 32 की है 3, 4, 5। सिमिलरली इसके अंदर भी आप रैंक निकालते हो कि 10 की रैंक क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो आप रैंक्ड का पियर्सन कोरिलेशन निकालने लग जाते हो, रैंक्ड का पियर्सन कोरिलेशन निकालने लग जाते हो। अब देखो इन दोनों का कितना अच्छा पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, ऑलमोस्ट 1 ही आएगा इन दोनों का पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो दैट्स हाउ स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। वो कुछ भी नहीं है, वो पियर्सन कोरिलेशन ही है, बस इंस्टेड ऑफ डेटा आप उसको रैंक डेटा पे निकाल देते हो। जो डेटा आपका बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, आप उसको रैंक असाइन कर देते हो, तो जिससे वो कांस्टेंट रेट के साथ में वो मैनिफेस्ट होने लगता है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ स्पीयरमैन कोरिलेशन। और ऑब्वियसली आई थिंक फॉर्मूला तो सबको मालूम ही है कि पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कोवेरिएंस ऑफ योर एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड वेरिएंस ऑफ आई थिंक सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। गाइस क्या मैं आपको समझा पाया? S. So can we go for Spearman in all cases and not Pearson? Is Pearson is a special case of Spearman, which is more general. Ravindra, I would not. I would say no for this. ऐसा नहीं है, स्पीयरमैन की एक जनरल, स्पीयरमैन एक बहुत स्पेसिफिक यूज केस के लिए आप यूज कर रहे हो। स्पीयरमैन एक बहुत जनरल यूज केस के लिए आप यूज कर रहे हो।
आप एक्चुअल में डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो स्पेयरमैन के लिए, बट रैंक तो हर जगह सेम होगी। अ, देखो, दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो कि स्पेयरमैन किस चीज का मेजर करके दे रहा है। स्पेयरमैन आपको टोनो मोनोटोनो, अरे यार क्या है ये, मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी का मेजरमेंट है। और पियर्सन लीनियर रिलेशनशिप का मेजरमेंट है। मतलब अगर स्पीयरमैन कोएफिशिएंट अगर बहुत हाई है, तो मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि मेरा जो डेटा है वो मोनोटोनस है। जरूरी नहीं है कि वो लीनियर है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो लीनियर है या नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज के मेजरमेंट है, इस बात को समझो। और पियर्सन लिनियरिटी का मेजरमेंट है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग स्पेसिफिक यूज केस हो सकते हैं। कहीं पे आपको सिर्फ ये चेक, अब कहीं पे आपको लीनियर रिग्रेशन लगाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप मोनोटोनिसिटी मेजर करो, आपको आपका डेटा लीनियर होना चाहिए उस केस में। जो अजम्पशंस होते हैं लीनियर रिग्रेशन के, पहला अजम्पशन होता है ना कि डेटा शुड बी लीनियर। लीनियर है तो मोनोटोनस तो होगा ही होगा, बट वो लीनियर होना चाहिए। तो वहां पे स्पीयरमैन काम नहीं करेगा, वहां पे आपको पियर्सन से चेक करना पड़ेगा कि अरे क्या वाकई में लीनियर है भी क्या नहीं है। मेक सेंस? सर तो फिर सेम वैल्यूज के लिए सेम रैंक होगी क्या? मौलिक मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा मुकेश बोल रहा है मोनोटोन। बेटा मोनोटोन का मतलब ये होता है, मोनोटोन का मतलब सिर्फ सिंपल ये होता है कि आइदर नेवर डिक्रीजिंग और नेवर इंक्रीजिंग। नेवर डिक्रीजिंग और नेवर इंक्रीजिंग मतलब, जैसे ये एक फंक्शन है। अब टेल मी, इज दिस फंक्शन लीनियर? इज दिस फंक्शन लीनियर? ये फंक्शन लीनियर तो नहीं है, बट ये नेवर डिक्रीजिंग है, ये कभी भी घटेगा नहीं। मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ या तो वाई की वैल्यू सेम रहेगी या बढ़ेगी ही, घटेगी कभी नहीं। और सिमिलरली दिस इज अ नेवर डिक्रीजिंग मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब, अरे एक्चुअल मोनोटोनस का मतलब क्या मतलब होता है? एक जैसा। जब हम बात करते हैं गदर सेंस में, मोनोटोनस का क्या मतलब होता है? एक जैसा। मतलब अरे यार एक जैसी लाइफ हो गई है, मोनोटोनस लाइफ हो गई है, मतलब कभी कम नहीं हो रहा है, वो एक जैसा है, या तो सेम है या बढ़ रहा है। हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम नेवर इंक्रीजिंग की बात करें, तो ये इस तरह का कुछ बनेगा फंक्शन। हो सकता है ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, बट ये कभी बढ़ेगा नहीं। हो सकता है कुछ भी हो जाए, बट कभी भी इंक्रीज नहीं होगा एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ। तो स्पीयरमैन मोनोटोनोसिटी का मेजर है, बट पियर्सन लीनियरिटी का। ओके गाइस, कैन वी कंक्लूड नाउ? मैं आपको फॉर्म शेयर कर देता हूँ फीडबैक वाला। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। गाइस गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट कॉपिंग इट। चैट, या, सो दिस इज द फीडबैक फॉर्म। इसको प्लीज आप फिल करो, है ना? और कोई भी कमेंट्स हो, इफ यू थिंक कि आपको लगता है कि मुझे कहीं पे इम्प्रूव करना चाहिए या कहीं पे मैंने कुछ छोड़ दिया, तो प्लीज लेट मी नो फॉर दिस, है ना? प्लीज लेट मी नो फॉर दिस। ठीक है, मैंने फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया। और कुछ बोलना है? और कुछ? हाँ, लिंक मैंने शेयर कर दिया मुकेश। मैं वापस से एक बार शेयर कर देता हूँ। एवरीवन इन मीटिंग, ओके, या, ओके। सो गाइस, कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज बताओ मुझे फॉर्म में। ओके।
और कुछ बोलना है तो प्लीज यू कैन ओपन योर माइक एंड आप चाहो तो चैट में भी बोल सकते हो। मौलिक की सिंग मजा आ गया, मौलिक को बहुत मजा आ रहा है आई थिंक। देखो गाइस, तो एक बात बताता हूँ मैं कि जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए थे ना, जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने डिस्कस किया, या फिर N-1 वाला कॉन्सेप्ट फ्रीडम क्या, ये एक्चुअल में डिफिकल्ट, these questions are actually difficult to answer। मतलब इफ यू गो इनटू द टेक्स्ट बुक्स और वहां भी जाके अगर आप पढ़ोगे ना, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नामुमकिन है, बट इंट्यूटिवली इनको समझना बड़ा ही मुश्किल काम होता है ना। तो ये ओवर द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, ये और बेटर आपकी इंट्यूशन में बैठते हैं ये, कि अच्छा ओ ऐसे काम कर रही है ये चीज। सेम इसी तरह की चीज को ना, जैसे अपना हमने मीन के साथ में करी, आप लीनियर रिग्रेशन के साथ में सोचो कि लीनियर रिग्रेशन भी तो एक तरह का स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है। लीनियर रिग्रेशन भी तो एक तरह का स्टैटिस्टिकल मॉडल ना। सेम चीज को सोचो कि अगर कम डिग्रीज पे लीनियर रिग्रेशन को फिट कर रहे हैं और ज्यादा डिग्रीज पे लीनियर रिग्रेशन को फिट कर रहे हैं, एक तरह से इसको ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट में सोचो कि अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आपका कम है, यस यस यस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आपका कम है, राइट, मतलब मॉडल ना आपने जो बनाया वो ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम खा गया। जैसे मेन के केस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम खाया था, लीनियर रिग्रेशन अगर आप बना रहे हो तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम खाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन फिट कर रहे हो, मतलब हायर पावर ऑफ एक्स को फिट कर रहे हो, तो और ज्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को खाएगा। मतलब मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जैसे जैसे आपका मॉडल आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को खाता जा रहा है, मॉडल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, दैट दैट लीड्स टू ओवर फिटिंग। इस बात को समझो। तो कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट है ओवर फिटिंग का आपके मॉडल के। बात करने को बहुत कुछ है एंड डेफिनेटली वी विल टॉक मोर अबाउट दैट, है ना। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं बाद में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।